हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आज हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत है। और जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हेमंत कवि चंद्र कुंवर बटवाल जी की 101वीं जयंती है और इस अवसर पर आज हम सब लोग अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करेंगे। और हमारे साथ कुछ विद्वान, जो लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं, उद्भट विद्वान, आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किए हैं, जो आज चंद्र कुंवर बटवाल जी के प्रति जिनका व्यापक अनुभव है, वो लोग आज अपने इस जो आज हमारा ये जो विचार विमर्श का कार्यक्रम है, कुछ विचार का ये जो आज का विषय है, इस पर अपनी बातें रखेंगे। तो मैं एक बार पुनः इन सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर जीतराम भट्ट जी जुड़ गए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं जी। दूसरे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर हरेंद्र सिंह असवाल जी, आप जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और बीना बेंजवाल जी शिक्षाविद हैं देहरादून से, आप भी हमारे मध्य जुड़ चुकी हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चारू तिवारी जी एक चर्चित पत्रकार हैं, हमारे उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़े हुए, वो भी अभी हमारे बीच जुड़ने वाले हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जैसे कि आज चंद्र कुंवर बटवाल जो हिमवंत कवि हुए हैं, आज 101वीं जयंती है। इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जैसे कि हर प्रतिवर्ष हमारी जो संस्था है हिमवंत चंद्र कुंवर बटवाल स्मृति मंच, वो कार्यक्रम करती है इस अवसर पर। लेकिन कोरोना के इस कालखंड में हम इस कार्यक्रम को नहीं कर पाए हैं, ये सभी लोगों के साथ ये दिक्कतें हैं। लेकिन आज इस फेसबुक ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं, तो इसमें आप सभी का, जितने भी दर्शक हैं, मैं उनका हार्दिक अभिवादन और स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। तो जैसे कि हमारे चंद्र कुंवर बटवाल जी एक हिमवंत कवि, जिन्होंने जो हिमालय पर सब सर्वाधिक अगर देखा जाए तो हमारे कालिदास के बाद पूरी दुनिया में जितना साहित्य प्रकृति पर, हिमालय पर लिखा है, वो चंद्र कुंवर बटवाल ने लिखा है। और मृत्यु पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा साहित्य लिखने वाले हमारे चंद्र कुंवर बटवाल जी, जिनको केवल 28 वसंत जीवन के मिले हैं और इस छोटे से कालखंड में उन्होंने कालजयी रचनाएं लिखी हैं, उनका आज हम जन्म जयंती के अवसर पर उनको याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जैसे कि उनका बारे में थोड़ा बता दूं कि वो जैसे हमारे प्रसाद पंत और निराला जैसे जो राष्ट्रीय कवि थे, उनके लगभग समकालीन रहे हैं। 29, 22 और 19 वर्ष छोटे थे उनसे। और यह जो छायावाद का जो उत्कर्ष काल था और प्रगतिवाद और जो प्रयोगवाद के लिए जो भूमिका बनाई जा रही थी, तो चंद्र कुंवर बटवाल ने छायावाद और प्रगतिवाद का जो सार तत्व तो उन्होंने ग्रहण किया है, लेकिन जो छायावादी कवि बनने से वो बाल बच गए थे। तो संभवतः उनकी जो लंबी बीमारी रही है, यक्षमा के वो पीड़ित थे, तो ये कारण रहा होगा वो छायावादी कवि। तो लेकिन उत्तर छायावादी लोग कवि मानते हैं, यहाँ पर सब जितने भी आज विद्वान लोग हैं, ये अपनी बातें रखेंगे। तो उन्होंने जो घनानंद के पीर तथा प्रसाद और निराला की जो विराट चेतना को आत्मसात किया ही था, और प्रसाद को जो आंसू में जो आकुलता है, कुछ इसी प्रकार की आकुलता चंद्र कुंवर बटवाल के जो नंदिनी और मेघनंदिनी में भी है। तो ऐसा एक महान कवि जिसको कीर्त और शैली से जिनकी तुलना की जाती है, उस तरह के वो कवि थे। और उन्हीं की तरह जो है इनको कम वो जीवन मिला है। तो ऐसे कवि को हम आज याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं सर्वप्रथम हमारे साथ जुड़ी बीना बेंजवाल जी हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। और नारी विमर्श पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और आप स्नातकोत्तर हैं, बीएड आपने किया है, पीजी कॉलेज गोपेश्वर से आपने किया था। और आपकी जो ये मुट्ठी भर बर्फ और कमरा आखर गढ़वाली जो साहित्यिक कृतियां हैं, काव्य संग्रह हैं, वो बहुत चर्चित हैं। और जो गढ़वाली हिंदी साहित्य कोश भी आपने समाज को दिया है। और अनेक पुस्तकें और बहुत सारे लेख आपके पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं, आकाशवाणी से आप नियमित जुड़ी हुई हैं।
तो मैं ऐसे शिक्षाविद अपने वीणा बेंजवाल जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने जो अनुभव हैं, और आप क्योंकि केदार घाटी से हैं, वहां पर जो है साहित्यकारों की उर्वरा भूमि रही है, और कालिदास को कहा जाता है कि जो कुमार संभव और इस तरह के जो रचनाएं उन्होंने लिखी हैं तो उसी भूमि में से लिखी है। और बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि वो कबीर था, जो वहां पर एक जगह है, कवि वहां के वो थे। और तो और वहां पर जो ये चंद्र कुमार बटवाल जी वहीं के हैं, उमाशंकर संतीश हैं, डॉक्टर जीवराम भट्ट जी वहीं के हैं, डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश जी हैं, और बहुत सारे ऐसे साहित्यकार वर्तमान में बहुत अच्छा वहां से लिखा जा रहा है। तो एक तरह की वो उर्वरा भूमि मैं उसको कह सकता हूँ कि वहां की है। डॉक्टर असवाल जी वहां से है, हरेंद्र सिंह असवाल जी भी केदार रुद्रप्रयाग के हैं। तो ऐसे विद्वानों को इसीलिए आज आमंत्रित किया है कि वो, क्योंकि उनके पास व्यापक अनुभव है चंद्र कुमार बटवाल जी के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि और नारी के लिए आप इन पंक्तियों, चंद्र कुमार बटवाल जी की इन पंक्तियों से ही मैं आपको चाहूंगा कि आप अपनी बात रखेंगे कि नारी आर्य भारत की नारी मेरी माता। ये चंद्र कुंवर जी की पंक्तियां हैं नारी के प्रति, कि नारी आर्य भारत की नारी मेरी माता, इन चरणों पर मैं निज जीवन सुमन चढ़ाता। नारी आर्य भारत की नारी मेरी माता, इन चरणों पर मैं निज जीवन सुमन चढ़ाता। इन पंक्तियों के साथ मैं बीना बेंजवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। बीना बेंजवाल जी। हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर केदार खंडी जी। और आज धन्यवाद। रावत डिजिटल के इस लाइव पेज पर उपस्थित सभी शब्द शिल्पियों को मैं प्रणाम करती हूँ, उनका अभिवादन करती हूँ, और साथ ही साथ जो श्रोता है, जो दर्शक है, उनका भी अभिनंदन करती हूँ। और मैं नहीं चाहता युग युग तक इस पृथ्वी पर जीना, मैं नहीं चाहता युग युग तक इस पृथ्वी पर जीना, जितना जी लूं पर उतना जी लूं जितना जीना सुंदर हो। ऐसे दर्शन के कालजयी कवि चंद्र कुमार बटवाल जी को उनकी 101वीं जयंती पर मैं सादर नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जैसे आपने कहा केदार खंड या रुद्रप्रयाग के आज इस पटल पर हम वक्ता उपस्थित हुए हैं, तो केदार खंडी जी एक बात इस अपनी बात को रखने से पहले कहना चाहूंगी जी। सबसे पहले चंद्र कुमार बटवाल जी पर हमने गोपेश्वर में सन 1992 में हाँ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। उसके बाद अगस्त्य मुनि में जो भी कार्यक्रम चंद्र कुमार बटवाल संस्थान हो या विगत वर्ष के तत्वावधान में कार्यक्रम जी हाँ। पहले ये लगता है कि हमारे जो ये बड़े साहित्यकार हैं, ये बड़े साहित्यकार, इन्हें क्यों हम स्थानीयता की परिचय मान रहे हैं, ऐसा मुझे देखने को। डॉक्टर गोविंद चातक जी मनाते हैं तो उसमें वो श्रीनगर का मनाई जाती है। बटवाल जी पर हम तो डॉक्टर जी कलश के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित, कलश के माध्यम से जी। तो लगता है कि इतने कालजयी इतने महान साहित्यकार इन विभूतियों को हम स्थानीयता में क्यों। सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती मनाई जाती है, वो कुमाऊं में मनाई जाती है। अभी इंद्रमण पर कार्यक्रम हुआ तो 11 गांव के द्वारा आयोजित हुआ। तो ये चीज थोड़ा है कि हम लोग इतने महान विभूतियां और ये इन महान विभूतियों क्यों नहीं, इन पर बेहद आयोजन सब जगह, मतलब राष्ट्रीय फलक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पे। हाँ, हिंदी साहित्य तभी तो ये बात मैं आपको कहना चाहूंगी। और प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी हैं, तो मैं मानती हूँ कि चंद्र कुमार बटवाल प्रकृति के स्थानीयता के कवि हैं। प्रकृति की स्थानिकता दिखाई देती है, वहाँ अलकनंदा है, लहरें हैं, वहाँ चोटियां हैं, वहाँ पर्वत है, है,
तो वहाँ रैमासी के फूल हैं। जी इसके साथ चंद्र कुंवर बरसाल ने या कुछ है, गिलहरी है, टीटी पर भी जी अद्भुत कविता लिखी है। जी जी तो उस इंसानियता को उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। काफल जी काकू के पर गायक है, प्रकृति के पर जारी है और उन्हें हिंदी का कालिदास भी कहा जाता है। जी रामवर सिंह कहते हैं जी कि पहाड़ के जीवन को किस तरह से चंद्र कुंवर बरसाल जितने अच्छे ढंग से अपनी कविता में लेकर चले, वैसा पहाड़ का कोई और कवि करते हुए मुझे नहीं दिखाई दी। तो ये जी बात है कविताओं में, जैसे आपने कहा कि नारी पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं और वह प्रकृति के कवि है, साहित्य के कवि हैं। इसके साथ ही साथ वो जो प्रकृति है वो विविध रूपों में उनके काव्य में हमें दिखाई देती है। उसका दिखाई देता है जो आजकल दिखाई दे रहा है केदार घाटी में, उसका वो मछली रूप दिखाई देता है। तो चंद्र कुंवर बरसाल ने अपने 28 साल और 24 दिन का जो अल्पकाल जीवन है उसमें ऐसी रचना है कि हिंदी साहित्य उनका ऋणी रहे। उनके काव्य का जो उपवन है, उसका जो फलक है वो विराट है, बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। और उन्होंने 20-22 साल की उम्र में ही कविता में कथ्य और शिल्प के ऐसे प्रयोग कर दिए जो वास्तव में सुखद आश्चर्य से भर देते हैं, आश्चर्य कर देते हैं। यही नहीं, प्रकृति पर ही उन्होंने कविताएं नहीं लिखी हैं, जो सामाजिक रूढ़ियां है, जो अंधविश्वास है, जी जी बहुत सामुदायिकता है, उन पर भी उन्होंने चलाई, तीखा प्रहार। तो ये चंद्र कुंवर बरसाल मुझे याद आ रही है कि डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल एक जगह उनके विषय में लिखते हैं। जी जी बिल्कुल। कवि की सर्जना की प्रमुख संवाहिका के रूप में प्रकृति जितनी मानविक और प्रभावी पात्रक भूमिका निभाती है, इसके दृष्टांत के रूप में चंद्र कुंवर बरसाल को लिया जा सकता है। वे समग्र रूप में प्रकृति के कवि है। उनकी सर्जनात्मकता प्रकृति ने इस तरह से आच्छादित किया हुआ है, किसी और स्थिति विशेष के कवि के रूप में हम उन्हें जान ही नहीं सकते। और जो बाह्य प्रकृति है वह चेतना का एक विशेष हिस्सा बनकर उनकी कविताओं में उतरती है। तो ये है चंद्र कुंवर बरसाल, जिन्होंने प्रकृति को इस रूप में अपनी कविताओं में उतारा है। और जब से उन्होंने पवालिया में अपना वो रहने लगे तो पवालिया ने की धरती ने उनके काव्य संस्कार को और निखारा है। बिल्कुल। मैंने कहा कि विभिन्न आयोजनों में मुझे भाग लेने का मौका मिला, तो मैं पवालिया भी गई हूँ, मुनि भी कई कार्यक्रमों में गई हूँ। जो आयोजन होते रहते हैं, मुझे लगता है कि और बृहद स्तर पर होना चाहिए, ऐसे कवि जिनकी से करते हैं। जी चारू जी दिखाई दे रहे हैं, चारू जी को नमस्कार। चारू जी जुड़ गए। चारू जी नमस्कार। चारू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको नमस्कार। नमस्कार। चारू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है आपका भी पूरा। तो ऑनलाइन जी 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 इन कार्यक्रम में होता ही इस तरह के व्यवधान जो है, तो पहली बार मैं आयोजित कर रहा हूँ, तो सभी श्रोताओं जो मेरे जितने भी दर्शक है उनसे भी मैं माफी चाहूंगा। और अभी बीना जी ने बहुत अच्छी बात की है कि जिस तरह से उनको जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी कवि का, जो उनका जो साहित्य के प्रति जो समर्पण था, जो उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व था, उसके मतलब लिहाज से उनको जो अभी प्रतिष्ठा जो समाज में मिलनी थी वो नहीं मिल पाई है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि उनको केवल हम उत्तराखंड तक या बहुत सीमित क्षेत्रों तक ही ना बांध के रखें, उनको हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलकों तक भी ले जाएं, क्योंकि जितने भी हमारे देश के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हुए हैं, उन्होंने चंद्र कुंवर को पढ़ा है, उनके बारे में लिखा है। अभी बीना जी ने बोला है कि नामवर सिंह जी की उन्होंने बात की, निराला जी से उनके बहुत अच्छे संपर्क थे, महादेवी वर्मा है, चाहे और बड़े बड़े जितने भी हमारे उस समकालीन जो भी साहित्यकार हैं उनसे उनका बहुत अच्छा संपर्क रहा है। और दुर्भाग्य यही था कि उनको उस तरह का जीवन नहीं मिला है। तो बीना जी की बात को मैं समझता हूँ कि हमारे
जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या हिंदी साहित्य जगत से जुड़ा हुआ जो जितना भी तंत्र है उसको समझना चाहिए, और चंद्र कुंवर बटवाल जी को जो प्रतिष्ठा है, जो अभी भी उनको प्रतिष्ठापित हमें करना है, उसके लिए हमें अग्रसर होना होगा। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अगले वक्ता के रूप में मैं चारू जी से ही अनुरोध करूंगा कि चारू जी अपनी बात रखेंगे। और चारू जी एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकारिता को उन्होंने अपना जीवन का हिस्सा बनाया, लेकिन वो वैसे LLB भी हैं और उन्होंने ये लाइब्रेरी साइंस में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और सबसे बड़ी बात, उनकी पहचान जो है पत्रकारिता तो उन्होंने रखा ही अपना विषय, लेकिन उस जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए एक जीवंत जो चेहरा है आज हमारे उत्तराखंड में, वो चारू जी हैं। तो चारू जी ने, आप देखते हैं कि समय समय पर जो है वो हर विषय को, जितने भी हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए ज्वलंत विषय हैं, और एक बेबाक जो पत्रकार हैं, अपनी बेबाकी से जो अपनी बात वो रखते हैं, ये एक बहुत बिरले लोगों में होता है। तो चारू जी उस तरह का काम कर रहे हैं। और मैं चारू जी से के साथ उनका भी क्योंकि व्यापक अनुभव है, चंद्र कुंवर बटवाल जी और पंत जी, साहित्य, संस्कृति और समाज से, वहाँ के जो हमारे लोक दर्शन से उनकी जो अभिरुचि रही है बराबर, तो उन्होंने साहित्यकारों को इतना महत्व दिया है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में उनका होना हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, गरिमा। मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम की गरिमा बड़ी है। तो चारू जी आए हैं तो मैं एक बार उनका स्वागत करता हूँ, अभिवादन, धन्यवाद करता हूँ उनका। तो मैं इन पंक्तियों के साथ, चंद्र कुंवर बटवाल जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ, कि वो एक आशावादी विचारधारा की ये पंक्तियां चंद्र कुंवर जी लिखी है कि पतझड़ देख अरे मत रो, पतझड़ देख अरे मत रो, यह बसंत के लिए मरा, और शशि को गिरते देख न रो, यह प्रभात के लिए गिरा। शशि को गिरते देख न रो, वो यह प्रभात के लिए गिरा। तो एक इन आशावादी पंक्तियों के साथ मैं चाहूंगा कि चारू जी अपनी बात रखेंगे। चारू तिवारी जी। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और सभी जितने श्रोता और जितने दर्शक हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले मैं आज हिमवंत के कवि चंद्र कुंवर बटवाल जी को याद करते हुए उनकी 100वीं जयंती पर मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और उन्होंने जो हमको एक बड़ा साहित्य का आकाश दिया, जो हमको उनको हिमालय को समझने की चेतना दी, जिन्होंने हमको तमाम सरोकारों को समझने की जो मानवीय जो संवेदनाओं के साथ भरा हुआ जो रास्ता दिया, वो हम सब लोगों के लिए चंद्र कुंवर बटवाल के मायने ही अलग हो जाते हैं। तो चंद्र कुंवर बटवाल जी का जहाँ तक सवाल है, अभी जैसे बीना जी बहुत सारी बातें उन्होंने चंद्र कुंवर बटवाल जी के बारे में बताई, और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा देर में जुड़ पाया, तो आपने उनके जीवन के बारे में भी बताया होगा और उनकी कृतियों के बारे में भी बहुत शुरुआती बातें जरूर कही होंगी। मैं सबसे पहले तो हम लोग ये स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं अपने बारे में कि एक तो मैं साहित्य का आदमी नहीं हूँ। यहाँ डॉक्टर जीतराम भट्ट जी हैं जो बहुत साहित्य से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे असवाल जी हैं जो बहुत अच्छे साहित्य में और तो पूरा को आगे बढ़ा। तो एक तो अपनी श्रद्धांजलि देते हुए को आप धन्यवाद चंद्र कुंवर बटवाल जी को याद करने का हर मौका आप देते हैं, और चंद्र कुंवर बटवाल की पूरी जो रचना यात्रा है उसको समझने का हम सब लोगों को मौका देते हैं। अभी जब हम चंद्र कुंवर बटवाल के बारे में बात करते हैं, जैसे बीना जी ने एक बात कही कि हम अपने लोगों को एक सीमित दायरे तक रखते हैं, उससे बाहर नहीं निकाल पाते हैं। कई बार ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि मैं इस बात को एक जगह से शुरू करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी इस बात पर आऊं, मैं एक बहुत अच्छी कविता जो मुझे लगती है चंद्र कुंवर बटवाल जी की, मैं उससे अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ, उससे उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूँ। अभी हमारे मथुराधर मटपाल जी ने उनकी 100 कविताओं का कुमाऊनी में अनुवाद किया है, और जब हम कभी एक सकारात्मक रास्ते में जाते हैं तो फैलाव होता है, और उन्होंने था मेरा घर भी यही कहीं करके उन्होंने एक पूरा 100 कविताएं जो चंद्र कुंवर बटवाल जी की हैं उनका कुमाऊनी में अनुवाद किया, बहुत सुंदर अनुवाद किया है। तो मैं दोनों किस्म से उस कविता को आपको कहना चाहता हूँ।
जी स्वागत। मेरा घर करके उनकी जो कविता है उसको मैं पहले हिंदी में, फिर उसके बाद जी ने कुमाऊनी में जो अनुवाद किया है उसको इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि नवी छवि को लगते चीड़ों में गुंजन करती चलती मादक पवन जहां। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा बीच में रुक रही है। हाँ अभी आ रही है, वैसे बीच में रुक रही है। अच्छा, थोड़ा कभी कभी आ रही। हाँ, अब मैं दोबारा इसको करता हूँ। जहाँ बिकल हिम शैलों से करते मृदु गुंजन झरने, जहाँ नील नभ की छवि को मेघ छता लगते भरने, चीड़ों में गुंजन करती चलती मादक पवन जहाँ, थे रत्नों से शैल भरे थी शैलों से भरी मही, हिमगिरी के अंचल में था मेरा घर भी यहीं कहीं। तो ये जो पूरे अपने घर को देखने की जो पूरी एक आकांक्षा, जो उत्कंठा कवि के अंदर है और जो हम सब लोगों को उसको आगे अपने चीजों से जोड़ने का जो एक रास्ता देता है, इसलिए चंद्रकुंवर बड़फाल के बारे में जैसे मैं यहाँ से जब शुरू करूं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने उनकी कविताओं के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने बहुत संक्षिप्त में इस बात को कहा था कि जो चंद्रकुंवर बड़फाल की जो मुक्तक मन और आत्मा के काम काव्य सौंदर्य की जो कविताएं हैं वो लगभग वैसी हैं जैसे काफल पाको पक्षी का जो गान है, उसी तरह की उनकी कविताओं और उनके गीत हैं। और उसको शुद्ध मुक्तक के आनंद की दृष्टि से भी उनकी कविताओं को हिंदी जगत में उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति माना है। और जब हम वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे लोगों की समीक्षा को सुनते हैं या हम कभी डॉक्टर नामवर सिंह जैसे लोगों की समीक्षा को सुनते हैं तो हमको कई बार ये लगता है कि जो परिवेश, जो जगह है चंद्रकुंवर बड़फाल ने अपने रचना संसार में जुड़ी, वह भले ही केदार घाटी के उस प्राकृतिक सौंदर्य से लिपटी हुई रचनाएं हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चंद्रकुंवर बड़फाल की कविताओं का फलक और उसका आकाश बहुत व्यापक है और वह सीमाओं में नहीं बच सकता। वह चूंकि हिमालय जितना गहरा होता है उतना ही, जब हिमालय की ऊंचाई उसकी गहराई से तय होती है, क्योंकि हिमालय जितना गहरा होता है उतना ही ऊंचा भी होता है, इसलिए उसमें खड़े होने की और आत्मसात करने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जब हिमालय का कवि इस ढंग की कविताएं करता है तो वह हिमालय के आत्मसात, उसकी गंभीरता, उसके सौंदर्य और उसकी बिंब, उसके कथ्य और उसकी संवेदनाओं को भी साथ लेके चलता है। ये चंद्रकुंवर बड़फाल को प्रतिनिधित्व करता है। और जब हम सिर्फ उनकी कविताओं को सौंदर्य सिर्फ एक जगह पर भी नहीं बांट सकते, एक सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य की कविताएं या हम कहें कि उन्होंने प्रकृति के ही की कविताएं की है, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने बहुत ज्यादा आगे बढ़ के भी सरोकारों की कविताएं की है। मैं एक किस्म से उनको, बड़फाल जी को, एक तो यथार्थवादी रचनाधर्मी के रूप में जानता हूँ, दूसरा मैं उनको राष्ट्रीय जो धारा के कवि के रूप में जानता हूँ, तीसरा मैं उनको पर्यावरण और परिवेश का कवि के रूप में देखता हूँ, और उससे आगे बढ़ के मैं उनको सांस्कृतिक अस्मिता और लोक के कवि के रूप में भी देखता हूँ। और इन तमाम कविताओं में जो गहरी मानवीय संवेदनाएं और सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ लड़ने का जो दर्शन है और विशेषकर प्रकृति की कोमलता के साथ इन तमाम चीजों को समझने का जो रास्ता है वो उनकी कविताओं में मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे भी बीना जी ने कही, मैं समझता हूँ कि उनने लोक को समृद्ध करते हुए लोक से बाहर जाने की जो पूरा एक रास्ता बनाया है वो भी हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे उनकी कविता है जो रैमासी की है, जो हमारे यहाँ रैमासी फूल पर जो कविता लोक में बहुत प्रचलित हमारे गीत है रैमासी पर, उन्हीं पर उन्होंने उसको, उस रैमासी को हमारे हिमालय से भी बाहर निकालते हुए उन तमाम लोगों को भी दिखाने और समझाने की कोशिश की है, जो है कि कैलाशों पर उगते ऊपर राई मासी के दिव्य फूल, माँ गिरजा दिन भर चुन जिनसे भरती अपना पावन दुकूल। तो इसको इस ढंग से जो उन्होंने रचनाएं की हैं वो बड़ा बहुत ही हमको सब लोगों को सुकून देने वाली हैं। और इसलिए जैसे अभी बीना जी ने कहा कि हमने चंद्रकुंवर बड़फाल जी का जब अभी पहली जन्मशती जब उनकी हम मना रहे थे
तो हमने चंद्र कुंवर बड़फाल जी की 100वीं ये पहली जन्मशती पर हम सब लोगों ने कार्यक्रम किए थे, और मैंने विशेषकर अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कुमाऊं के बहुत सारे स्कूलों में बच्चों के बीच में जाके चंद्र कुंवर बड़फाल की कविताओं पर बहुत बातें की थी। चंद्र कुंवर बड़फाल जी के व्यक्तित्व कृतित्व से बच्चों के बीच में हम लोग गए थे, और 2007 में हमने चंद्र कुंवर बड़फाल जी का एक पोस्टर भी निकाला था, और हम लगभग द्वाराहाट में चंद्र कुंवर बड़फाल को लंबे समय से याद करते रहे हैं। यह बात अलग है कि वो बहुत छोटे पैमाने पर होता है, हमारे पास उतने संसाधन नहीं हो पाते हैं, और मूल रूप में साहित्य में वैसा दखल न होने के कारण हो सकता है वो दिक्कतें होती हों, लेकिन फिर भी ये मानता हूं कि चंद्र कुंवर बड़फाल पूरे हिमालय के हैं, हम सब के हैं, पूरी दुनिया के हैं, और मानवीय जहां भी संवेदनाएं जब जब पुकारेंगी तो चंद्र कुंवर बड़फाल हमको खड़े दिखाएंगे। पहली उन्होंने इतनी छोटी उम्र में 700 से अधिक कविताएं उन्होंने की हैं, उन्होंने निबंध लिखे हैं, उन्होंने कहानियां लिखी हैं, एकाकी लिखे हैं, आलोचनाएं लिखी हैं, गद्य है, काव्य है, नाटक है, उनके बहुत सारी यात्रा विवरण है, विवेचनाएं हैं। ये सब होने के बाद भी भले ही हम उनको मूल रूप में कवि, एक प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी देखते हों, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अन्यथा भी नहीं है, क्योंकि उनका जो पूरा सृजन है विशेषकर वो इन्हीं में गहराई तक हमको दिखाई देता है। तो इसलिए चंद्र कुंवर बड़फाल हमारी बहुत बड़ी निधि है, हम सब लोगों की बहुत बड़ी एक किस्म से हमारी पूरी जो संवेदनाओं को आवाज देने वाले कवि हैं। तो इस पर मैं आगे फिर बात करूंगा। ये मेरी पहली बात ये है कि उनकी संवेदनाओं के रूप में और उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में, उनको समझने के रूप में पहले वक्तव्य के रूप में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, फिर आगे बात होगी तो फिर उस पर और बात करूंगा। जी धन्यवाद चारू जी, आपने बहुत अच्छी बात की। और चंद्र कुंवर जी की जो कविताओं का जो पर्वतीय प्रवेश में जो उस सोंधी मिट्टी में रची बसी उनकी जो रचनाएं हैं, आप समय समय पर उसको जनमानस तक पहुंचाते रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका चारू जी। आप इस तरह से उत्तराखंड के साहित्यकारों को उस क्षेत्र विशेष से बाहर ले जाने का जो आपका प्रयास है, उसके लिए मैं बहुत बहुत हिमवंत, अपने हिमवंत संस्था की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब इस क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह असवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो, जैसे कि एक शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और साहित्य के आप अच्छे मर्मज्ञ हैं। आपने जो है चंद्र कुंवर बड़फाल जी पर भी एक पुस्तक आपकी आई है, जो आलोचनात्मक शोध जो ग्रंथ आपने लिखा है चंद्र कुंवर बड़फाल जी पर। तो आपने थोड़ा सा, बाकी लोगों ने तो उनके जो कविताओं का जो संपादन किया है और या स्मृति ग्रंथ निकाला है या इस तरह से किया, लेकिन आपने जो आलोचनात्मक ग्रंथ जो है चंद्र कुंवर बड़फाल जी पर निकाला है, उस पर भी आप बात करेंगे। और इस बात को भी आगे बढ़ाएंगे कि अच्छा कवि बनना सिर्फ सीखने से नहीं आता, बल्कि कवि के रुझान के साथ साथ उसकी प्रकृति भी कविता में ही होनी चाहिए। तो ये चंद्र कुंवर बड़फाल जी के शब्द हैं, तो तब जाकर जो कोई चंद्र कुंवर बड़फाल बन सकता है। तो कुछ नए लोगों को भी आप इस तरह का एक संदेश देंगे कि जो हम जो इस पीढ़ी के जो साहित्यकार हैं और जो बहुत मतलब काफी काम कर रहे हैं साहित्य के लिए, लेकिन उस तरह का साहित्य अगर हमें लिखना है तो हमें चंद्र कुंवर बड़फाल को पढ़ना पड़ेगा। और जैसे बीना जी ने कहा कि गंगा प्रसाद बिमल जी की बात की, बिमल जी ने और बड़े विद्वानों ने उनके प्रति बहुत वो किया है। तो बिमल जी की मुझे एक बात याद आती है कि अगर हमें हिमालय को समझना है या प्रकृति को समझना है, हिमालय को बचाना है, गंगा प्रसाद बिमल जी कहते हैं कि हमें चंद्र कुंवर बड़फाल जी को पढ़ना पड़ेगा। चंद्र कुंवर बड़फाल को पढ़े बिना हम हिमालय को बचा नहीं सकते हैं। तो ऐसा एक कवि जो साहित्यकार के साथ साथ उसने इस प्रकार के एक ऐसी अद्भुत जो संदेश जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से संसार को देना चाहा है, तो उस बात को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर हरेंद्र सिंह असवाल जी। और तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर असवाल जी। नमस्कार केदार खंडी जी, जी धन्यवाद जी, और मेरे पूर्व वक्ता सभी सज्जन। चंद्र कुंवर बड़फाल को हम हिमवंत का कवि कहते हैं, और जब हम हिमवंत का कवि उन्हें कहते हैं तो इस हिमवंत कहने से कोई हम स्थानिक नहीं हो जाते हैं या आंचलिक नहीं हो जाते हैं। अगर हिमवंत कहने से हम आंचलिक हो जाते हैं तो हिमालय फिर हमारा आंचलिक हुआ, लेकिन वो तो विश्व की धरोहर है।
जी तो जिस तरह से हिमवंत जो है, हम उनको हिमवंत का कवि कहते हैं। क्यों कहते हैं? खुद चंद्र कुमार बरतवाल ने अपने को हिमवंत का कवि कहा। और हिमवंत जो है वो हमारे ऋग्वेद में सबसे पहले हमारे क्षेत्र विशेष के लिए, उस मध्य हिमालय के लिए हिमवंत क्षेत्र कहा गया। और इस जी हिमवंत क्षेत्र की जो महिमा है वो ऋग्वेद से लेकर के, अथर्ववेद से लेकर के भागवत पुराण और तमाम हमारे जो वाङ्मय है, भारतीय वाङ्मय, उसमें उसका जिक्र मिलता है। तो इसलिए स्थानिक या आंचलिक नहीं हो जाते हैं वो हिमवंत का कवि कहने से, पहली बात। दूसरी धारणा मेरी ये है कि इस उत्तराखंड ने हिंदी साहित्य को वो दिया है जो भारतीय वाङ्मय में किसी ने नहीं दिया। अब मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आधुनिक हिंदी साहित्य से बात करूंगा। गुमानी पंत से लेकर हिंदी खड़ी बोली हिंदी कविता के पहले कवि, इस पर मेरे एक आर्टिकल मैंने पहले लिखा था कि खड़ी बोली हिंदी कविता के पहले कवि है गुमानी पंत। और गुमानी पंत की जो कविता है वह भी हमारे उस अंचल विशेष, उस क्षेत्र की कविता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ऐसी कविता है जो हमारे उस ऐतिहासिक परिदृश्य पर, आप देखेंगे कि जो 1824 में यूनियन जैक फहराया जाता है अल्मोड़ा पर, और उस अल्मोड़ा पर जब यूनियन जैक फहराया गया तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने सारे अल्मोड़े का नक्शे को बदल दिया। गुमानी पंत ने लिखा था, अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा और का और करा, देवी का घंटाल ढाया, कोतघर तहां धरा। एक तो ये। दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि जब हमारे हिंदी के लोग ब्रज भाषा में कविता लिख रहे थे, गुमानी पंत का समय है 1779 से लेकर 1848 तक, अर्थात फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर के मार्क्सवादी चार्टर जो 1848 में आता है, उसके बीच का समय उनका है। इस समय में हिंदी में खड़ी बोली में लिखने वाला वो पहला कवि है। दूसरी बात कि अंग्रेजों के कार्यकलापों के खिलाफ, या जिसको हम कहते हैं कि आलोचनात्मक विवेक के साथ, वो पहला कवि है जो अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ कविता लिखता है। अंग्रेजों ने क्या किया भारत में? सबसे पहले उन्होंने हमारे संसाधनों का अध्ययन किया, उन संसाधनों को पर कब्जा किया। गुमानी पंत ने लिखा, कंपू पलटन जगह जगह पर, जंगल में भी मंगल है। पहाड़ में क्या किया अंग्रेजों ने? जंगल पर कब्जा किया। जो संसाधन थे पहाड़ के वो जंगल थे, उस पर कब्जा किया और अपनी पलटन वहां खड़ी कर दी और सब मौज कर रहे हैं अंग्रेज। और लोग, उन्होंने आगे लिखा कि लोग काशीपुर में घूमते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से कहाँ जाएं क्या करें। बेरोजगार लोग जो जंगलों पे अपनी आजीविका कमाते थे, वे अब बेरोजगार होकर के काशीपुर में नीचे घूम रहे हैं कि क्या करें अब, क्योंकि जंगल पे तो अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसी के अलावा उन्होंने जो तेवर दिए कविता में कि कौन थे अंग्रेज, वो कहते हैं कि अपने घर से चला फिरंगी, पहुंचा पहले कलकत्ते, अजब टोप बनाती कुर्ती, ना कुछ कपड़े ना लगते, ऐसे नंगे भूखे थे अंग्रेज। उन अंग्रेजों पर उन्होंने लिखा, उनकी न्याय व्यवस्था पर लिखा कि झूठा गवाह खड़ा करके वो क्या करते हैं, करे न्याय का चित्त मुसद्दी, न्याय करे न्याय का चित्त मुसद्दी, जो न्याय है उसका चित्त कर देते हैं। ऐसे झूठे गवाह खड़ा करके मुसद्दियों को खड़ा करके, ये हमारी एक जो परिवर्तन देने वाली धारा है उत्तराखंड की साहित्य को, वो गुमानी पंत से शुरू होती है। आप देखेंगे उसके बाद आते हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को लोगों ने कहा कि अचानक हिंदी कविता में ये कोमल कांत पदावली आ गई अचानक। उनको ये नहीं पता है कि हिंदी कविता में, खड़ी बोली हिंदी कविता में गुमानी पंत तीसरी पीढ़ी के कवि हैं। पहली पीढ़ी में गुमानी पंत हैं, दूसरी पीढ़ी में जोशी जी हैं एक और तीसरी पीढ़ी में आते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने फिर हिंदी में छायावाद की कविता की शुरुआत की। हालांकि उस पर लोग कोई कुछ कहे, विवाद है कि कौन उसका शुरुआती कवि है, लेकिन छायावाद की कविताओं का प्रतिनिधित्व जिस तरह से सुमित्रानंदन पंत करते हैं उस तरह से कोई दूसरा कवि नहीं करता। इसलिए फिर नई कविता को एक नया तेवर, एक नई धार उसी उत्तराखंड से मिली। इसी तरह आगे जब जैसे ही छायावाद खत्म होता है तो प्रगतिवाद की भी फिर शुरुआत सुमित्रानंदन पंत करते हैं। जब उन्होंने काला कांकर से पत्रिका निकाली रूपाल 1937 में,
और उस रूपांतर पत्रिका के संपादकीय में लिखा कि अब समय बदल गया है, वाणी में चाहिए क्या तुम्हें अलंकार, अब अलंकारों की जरूरत नहीं है, बल्कि लोक जीवन में जाने की जरूरत है। ये काम फिर सुमित्रानंद पंत करते हैं, एक नया तेवर, नई धार फिर देते हैं। इसी समय आप देखेंगे, इससे कुछ समय पहले हिंदी का पहला डिलीट, वो भी हिंदी के पीताम्बर दत्त बर्थवाल, बीएचयू में पहला हिंदी का डिलीट हमारे नमस्कार, मैं अभी किसी कार्यक्रम में हूँ ना, मैं बस बात करता हूँ। से आप देखेंगे कि हिंदी को लगातार एक नया तेवर, एक नया युग, एक नई भाषा देने का काम उत्तराखंड से ही मिला है, उसको समृद्धि मिली है वहां से। अब हम जब कुंवर बर्थवाल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बहुत बार लोग कहते हैं कि वो क्षेत्रीय कवि हैं, तो मैं कहता हूं कि क्षेत्र तो हिमवंत हमारा क्षेत्र है, हिमालय हमारा क्षेत्रीय है, फिर उसको हम क्यों कहें कि विश्व धरोहर है। अगर हिमालय है, हिमवंत है, तो चंद्र कुंवर बर्थवाल है, और जब तक हिमवंत रहेगा, हिमालय रहेगा, चंद्र कुंवर बर्थवाल रहेगा। उनकी कविताओं का कोई आकलन करे न करे, जैसे ही हम बादल, वर्षा पर बात करेंगे, बसंत पर बात करेंगे, हमें चंद्र कुंवर बर्थवाल याद आएंगे। और उनका महत्व क्या है उस कविता में? उनका महत्व यह है कि वो हिमवंत के साथ, बादल के साथ, वर्षा के साथ लोक जीवन को जोड़ते हैं। इसीलिए वो छायावाद के कवि नहीं है। छायावाद का जो कवि है वो प्रकृति का कवि है, हो सकता है, वो प्रकृति कहीं की भी हो सकती है, उसमें लोक जीवन नहीं है, और यही उसकी कमी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यही कहा था कि इसमें सब कुछ है, कल्पना है, हर जगह वो कुमारी लग जाता है, हर समय स्त्री का चित्र चिपका करके खड़ा कर देते हैं कविता को, मधु कुमारी है, फूल कुमारी है, काव्य कुमारी, सब कुमारी हो जाती है, लेकिन वहां जो लोक जीवन है वो नहीं है। और बिना लोक जीवन के कोई कविता कैसे सार्थक हो सकती है? इस बात को लेकर के हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा चंद्र कुंवर बर्थवाल की कुछ कविताएं, एक कविता सुनाऊंगा बीच। जी स्वागत। और उससे उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन, और साथ साथ वो कैसे रहे होंगे। ये कविता है उनकी जीतू बग्वाल। कविता तो लंबी है, वो जीतू बग्वाल के बारे में उन्होंने जो लिखा है, वो कविता का मैं थोड़ा सा पाठ करूंगा कि ये कहाँ से थे जीतू बग्वाल और चंद्र कुंवर बर्थवाल। उन्होंने लिखा, युद्धों के, भूकंपों के, दुष्ट विचारों से, असम वित्त वितरण से दूर खिल रहा था सरोज उनके जीवन का। इसी देश में रहता था वह, याद मात्र ही आज शेष है जिसकी पृथ्वी की आंखों में। वह चरवाहा था गिर के शिखरों का वासी, किन्नर स्वर से, अमर रूप से, मारुत बल से, शिव पवित्र कैलाश श्रृंग सा, निर्मल पावन मुरलीधर सा, ऊपर मधुर बंसी वादन से। उसके मुख पर थी हिमगिरी की दीप्ति चमकती, आंखों में थी शरद निशा की कल कोमलता, वाणी में वर्षा की मेघों की जलमयता, चपल चाल में थी बाजों की अडिग कठिनता। उससे मिलता था प्रभात ऊंचे शिखरों पर, उसे सुप्त पाती थी चिड़िया तरु के तल पर, उसे चोरती थी संध्या रोगारुण गिरि पर। रजनी बाहर कर छिद्रों से शत शत दीपक, उसको पहुंचाती थी सकुशल उसके घर। कर प्रकाश वर्षा उसकी दुर्गम राहों पर, उसे न जाने क्यों होती थी अतुल उदासी। उसके उर में एक वेदना कुसुम बाण सी चुभ जाती थी, लोचन में भर आता था जल, वह सुंदरता की वन में भ्रमर उदासी, इस कलिका को खोज रहा था करुण भाव से। ये मैंने बीच की उनकी कविताओं को, जीतू बग्वाल कविता से। ये जीतू बग्वाल एक ऐसी कविता है जहां हमें चंद्र कुंवर बर्थवाल खुद दिखाई देते हैं, अपने रूप के रूप में भी, अपनी भावनाओं के रूप में भी, अपने दर्द के रूप में भी, और आंसू और पीड़ा के रूप में भी। इस पर हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ा सकते हैं आप फिर चर्चा। जी धन्यवाद डॉक्टर। अच्छा जी 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 डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें रखी। चंद्र कुंवर बर्थवाल जी का पूरा एक जो रचना क्रम था, उसने अपने अपने उदाहरण देकर के आपने अपनी बात रखी। और अंत में जो चंद्र कुंवर बर्थवाल जी ने खुद ही कहा, जीतू का आपने जो जीतू पर उन्होंने कविता, जीतू बग्वाल पर जो कविता उन्होंने लिखी, वो एक अपने आप में संपूर्णता है, और अपने आप को उन्होंने वहां पर रख करके ये बात की है। और जीतू बग्वाल भी, जैसे उनको भी कहते हैं कि वो देवता हार गए थे, तो ऐसे ही चंद्र कुंवर बर्थवाल जी खुद लिखते हैं कि प्यार जिनको देवता करते
वे न अधिक धरती पर खिलते, कि प्यार जिनको देवता करते वे न अधिक धरती पर खिलते। तो शायद कहीं ना कहीं चंद्र कुमार बटवाल जी भी इस तरह का, जो एक कई लोग उनको डिवाइन पावर मानते हैं, तो ऐसे कवि को देवताओं को अच्छे लगे तो इसलिए उन्होंने शायद उनको ले लिया, और 28 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने कालजयी रचनाएं देकर के अपना काम पूरा कर दिया। और हिमालय की आपने बात की कि हिमालय, अगर चंद्र कुमार बटवाल को जानना, जैसे उन्होंने कहा था कि हिमवंत को केवल क्षेत्र विशेष से हम न जोड़े, आपने भी बीना जी की बात को आगे बढ़ाया। और क्योंकि हिमालय जो हमारा मध्य हिमालय है वो पूरी धरती का, इस पृथ्वी का मेरुदंड है। अगर मेरुदंड ही कमजोर हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी हमारी कमजोर हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बातें आपने रखी। और इसी बीच में जो हमारे रावत डिजिटल के जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और बहुत सारे लोगों को मंच दे रहे हैं, तो भाई अनूप रावत बुला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो इस तरह से साहित्यकारों को और ऐसी बहुत सारी जो गतिविधियां हैं उनको, जो कोरोना के कालखंड में उसको भी, उस कमी को पूरे कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा वैक्यूम जो आ गया था इस कोरोना काल में, उसको पूरा करने में उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इस बीच हमारे बीच बहुत सारे साहित्यकार और विद्वान लोग जुड़े हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। जगदम्बा चमोला जी को मैंने देखा था, महेंद्र ध्यानी जी को मैंने देखा था, जखमोला शैलेश जी को मैंने देखा था, और अपने रामेश्वरी नादान जी हैं, बलवीर सिंह नेगी जी है, ये दूर के बहुत सारे लोग जो है हमसे जुड़े हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बीना कंडारी जी देहरादून से जुड़ी है हमारे साथ। तो और जितने भी लोग रह गए हैं, हमारे ये ऊपरी जी, हमारे वीरेंद्र ऊपरी जी हैं, वो हमसे जुड़े हैं। उन सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप इस कार्यक्रम को जुड़ते भी हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित भी होते हैं, मेरा बल बढ़ाते हैं। और जो मुहिम मैंने चंद्र कुमार बटवाल जी को स्थापित करने के लिए, उनको प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए एक छोटा सा कार्य किया है, उसके लिए आप सबका सहयोग मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। जो लोग रह गए हैं उनसे मैं माफी चाहूंगा। और अंत में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर जीतराम भट्ट जी, जो बहुत व्यवहार कुशल हैं, कर्म कुशल हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं, उनकी इन गुणों के कारण, और भी बहुत सारे जो बहुआयामी प्रतिभा धनी हैं, उनके इन गुणों के कारण वो आज हमारे हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी और ये हमारे जो नई जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी ये भाषा अकादमी है, उसका दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर जीतराम भट्ट जी बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। उनके व्यवहार जितना, मतलब जिनका उनका साहित्य जो पर इनकी पकड़ है, उससे ज्यादा वो बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं सबके। तो उनके लिए मैं बस ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, तो मेरे मन से ये उद्गार निकले थे कि गढ़वाली मत संस्कृत का बड़ा विद्वान डॉक्टर जीतराम भट्ट तो को नाम च, सीधा स्वभाव का भला मन की हर कहता है पसंद तो को काम च, हिंदी और गढ़वाली का भी सी भला ठुल्ला रचनाकार छन, अपनी भाषा संस्कृति का जू सच्चा सिप है तोता मेरे प्रणाम च, तोता मेरे प्रणाम च। और डॉक्टर जीतराम भट्ट जी का एक योग पंक्तियों का माध्यम से मैं आमंत्रित करना चालू कि डॉक्टर जीतराम भट्ट जी ने भी उनको अपने एक लेख में लिखा है कि वो उत्तराखंड के कालिदास हैं। बीना बेंजवाल जी ने भी कहा है और सभी लोग बड़े विद्वान सभी मानते हैं, क्योंकि वो प्रकृति पर कालिदास के बाद दूसरा व्यक्ति है, दूसरा कवि है जिसने इतना लिखा है। तो कालिदास की इन पंक्तियों, ये कालिदास के प्रति चंद्र कुमार बटवाल जी की इन पंक्तियों के साथ ही मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर भट्ट जी से कि वो अपनी बात रखेंगे कि ओ कालिदास, यदि तुम मेरे साथ न होते तो जाने क्या होता, कि ओ कालिदास यदि तुम मेरे साथ न होते तो जाने क्या होता, तुमने आंखें दी मुझको, मैं देखता प्रकृति को, हृदय से प्रेम करता, हृदय से प्रेम करता। तो इस तरह से उन्होंने कभी कालिदास का अनुचर होकर के अपने रचनाओं का सृजन किया है। हमेशा उनके चित्त में कालिदास बसे रहे हैं और मुझे लगता है कि कालिदास के इस सानिध्य में रहते हुए उन्होंने इतना अच्छा जो रचना धर्मिता को निभाने का जो काम किया है, तो कहीं ना कहीं उनको शक्ति मिली है, संबल मिला है उस रचना कर्म को बढ़ाने के लिए। तो मैं डॉक्टर जीतराम भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। उनका व्यापक अनुभव है चंद्र कुमार बटवाल जी के प्रति। उनके ताऊ जी जो खुद डॉक्टर
हरदत्त शैलेश थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से उनको पढ़ा है। और तो मैं जीतराम भट्ट जी से बड़े सम्मान और आदर के साथ कहना चाहूंगा कि अपनी बात रखें। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर पृथ्वी सिंह केदारखंडी जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने धन्यवाद आप सबको। कुछ बात कुछ विचार हिमवंत कवि चंद्र कुमार बरतवाल जी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये बहुत अच्छा वेबिनार आयोजित किया हुआ है और मैं बहुत बहुत गदगद हूँ, हृदय से अभिभूत हूँ। ये बहुत अच्छी संगोष्ठी ये आयोजित की है आपने और इस संगोष्ठी में बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले। डॉक्टर हरेंद्र सिंह असवाल जी, आपको नमन है, आपने बहुत अच्छा आलोचनात्मक व्याख्यान दिया। और श्री चारू तिवारी जी जब बोलते हैं तो वो हमें वो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, वो ऐसा उनका धारा प्रवाह, ऐसा उनका प्रकाश जो है बोलने का जब फैलता है तो मैं बहुत प्रभावित होता हूँ चारू तिवारी जी जब बोलते हैं। तो बहुत बहुत आभार। और बीना बेंजवाल जी, आप देहरादून से हैं, हिमवंत क्षेत्र से आप यहाँ लाइव हैं और आपने स्त्रियों के संबंध में उनकी बरतवाल चंद्र कुमार बरतवाल जी की जो उनके उदात्त भाव यहाँ प्रस्तुत किए। और अनूप रावत जी जो पूरा संयोजन कर रहे हैं, आप सभी को नमन है, अभिनंदन है। मैं हृदय से आप सबका आभार करता हूं कि आपने मुझे भी ये मौका दिया। और सभी जो साहित्यिक चर्चा में सम्मिलित हैं, सभी श्रोता दर्शक, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और बात है हिमवंत कवि चंद्र कुमार बरतवाल की 101वीं जयंती। मैं उस हिमवंत के अमर कवि को नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं अपनी बात यहाँ जो मंच है, जो कविता है, उनका जो लेखन है, उनकी जो डायरी है, उस डायरी के कुछ शब्दों से, कुछ भावों से उन्होंने लिखा है कि हमें गर्व है कि हम ऐसे पूर्वजों की संतान हैं जिनका संसार ऋणी है और जो संसार के गुरु हैं। और फिर वो आगे उसको उस को लिख करके आगे लिखते हैं कि अब मैं निश्चय कर चुका हूं कि मेरा ध्येय होगा हिंदी की सेवा करना और हिंदी में नवीन भावों की व नवीन विचारों की सृष्टि करना। और ये भी उन्होंने संकल्प किया, अब डायरी में लिखा कि मैं आमरण यही प्रयत्न करता रहूंगा कि मैं हिंदी को कोई नई चीज भेंट करूं। नई चीज का मतलब नया सारस्वत साधना, कुछ ऐसी भेंट करूं और ऐसी करूं कि जो मेरे ही घर की न बनी हो, मेरे घर की बनी हो, विलायत या जापान से बनकर नहीं आई। तो ये उनके भाव हैं और ये भाव वाकई वो अमर कर गए और इन्हीं भावों पे वो जिए। और अभी इन्होंने असवाल जी ने कहा कि वाकई वे कालिदास थे और मेरा भी यही मानना है कि वे प्रकृति के कवि थे और प्रकृति के साथ जो मानवीय संबंधों का जो एक तादात्म्य है वो उन्होंने स्थापित किया। और इसको वाकई वो कह रहे हैं कि वो ठीक कह रहे हैं कि इसको छायावाद न कह करके हम प्रकृति के कवि कहें और कालिदास के निकट इसलिए वो अधिक हैं। यहाँ मैं एक बात और, आप यहाँ पर मंच आपका है और इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, मैं एक बात यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जो उनका जीवन है और उनके जीवन से कुछ जुड़ी हुई बातें हैं, वो सब हम के लिए आदर्श इसलिए हैं कि ये पहाड़ के लिए कम से कम, वैसे तो वो सार्वभौमिक कवि हैं, किंतु पहाड़ के लिए ये एक आदर्श हो सकता है। वो इसलिए मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, आप कृपया इस पर जरा ध्यान देंगे मेरे सभी जो सुधी श्रोता है, कि जब हम संगोष्ठी कोई करते हैं चंद्र कुमार बरतवाल पर, तो उस संगोष्ठी में शंभू प्रसाद बहुगुणा का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। शंभू प्रसाद बहुगुणा का जो आदर्श है, उस आदर्श के बिना
चंद्र कुमार बरतवाल की जो जीवनी है, उनका जो चरित्र चित्रण है वो अधूरा रह जाता है। वो ऐसी है जैसे, मैं और उदाहरण, बड़े बड़े उदाहरण न दे करके मैं एक छोटा सा, क्योंकि हम पहाड़ में हल्दिया सब जानते हैं, तो जैसे प्रेमचंद की कहानी के वो हीरा मोती है, और हमारे पहाड़ के जो हल्दिया के जो कल्या और धौलिया जो बैल होते हैं, जिनके दोनों के जो पारस्परिक अन्योन्याश्रित संबंध के कारण वो किसान अपनी फसलें लहलाता है, उसी तरह से जब हिमवंत काव्य रचना की बात होती है, हिमवंत के काव्य साधना की बात होती है, तो चंद्र कुमार बरतवाल और समूह प्रसाद बहुगुणा का जो दोनों की जो जुगलबंदी है वह उसको पराकाष्ठा तक पहुंचाती है। क्योंकि हिमवंत काव्य का जो विस्तार है वो समूह प्रसाद बहुगुणा जी के की मतलब कल्पना के बगैर वो अधूरी रह जाती है। हम सब जानते हैं जिन्होंने चंद्र कुमार बरतवाल को पढ़ा है, और उन्होंने मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि हे प्रभु, आप जो है समूह प्रसाद बहुगुणा जैसे मित्र सभी को दें। जी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 28 वर्ष की आयु, जब आजकल हम सब लोग देखते हैं कि 28 वर्ष की आयु में आजकल तो जो नई पौध है, जो नया जो जनजीवन है, 28 वर्ष तक तो उसको बच्चा ही मानता है। जो आज का युवा है उसको बच्चा ही मानते हो। कहते हैं जब कभी बात होती है कि भी ये कहीं नौकरी, कहते हैं अभी तो खेलने खाल की, ये बात होती है। और उस 28 वर्ष की अल्पायु में जिस कवि ने, जिस चिंतक ने, मतलब मैं समझता हूं कि ये जो अभी असवाल जी कह रहे थे, या अभी केदारखंडी जी भी कह रहे हैं कि वाकई कुछ दैवीय, कुछ ऐसी आत्मा वो रही है कि जिसपे प्रभु की कृपा थी और जिसने ये सब काम किया। और क्योंकि मित्रता उसमें एक बहुत बड़ा एक कारण है। और वो देखिए, उनका जो एक कविता में वो मित्र के बारे में, उन्हीं के बारे में समूह प्रसाद जी जब उनसे अलग हो गए कि जब से तुम मित्र गए उगे फूल कई नए, नए नए मेघ घिरे गगन में वियोग भरे, हरी धरा पर बरसे गर्जन कर जलधर ये, जल में पुर कई गए जल से नगर खुले, नदियों ने पथ बदले उगे फूल कई नए, कभी धरा हुई हरी कभी शुभ बर्फ गिरी, कई सुंदरियां हंसी घर घर में मधुर हंसी, मैंने क्या नहीं सहे जब से मित्र तुम गए, वनस्थली का यौवन आकंठ हुआ असहन, सुधा शिशिर शशि के कर मैं न देख सका पल भर, मुझे फूल शूट हुए जब से मित्र तुम गए। यह जो अभी जिक्र कर रहे थे, जीतू की बात कर रहे थे, जी, उसका ये है, और ये समूह को समर्पित है, समूह प्रसाद, ठीक है। जो देखिए, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उपजा होगा पहला गान, आज से उपजा होगा गान, है ना। तो ये जो उनका जो प्रेम के प्रति जो मित्रता, प्रेम तो किसी का भी हो सकता है, तो ये उनकी कविता का आधार है। और वो प्रेम की जो परिभाषा कहते हैं, आंखों में आंसू छाती में एक सी जलन, कहते हैं क्या प्रेम इसी को है मेरे मन। तो जो आज हम पढ़ते लिखते हैं, सुनते हैं, उस कवि ने जिया है। और भले 28 वर्ष की अल्पायु में वे अमर हो गए, वो दिवंगत हो गए, किंतु कभी मरता नहीं है, काव्य कभी मरता नहीं है। और ये हमारा वेद कहता है। अभी असवाल जी ने भी वैदिक चिंतन की बात यहाँ बोली है, और काव्य का जो प्रारंभ है वो वेद से ही माना जाता है भारत के। अभी खुद मैंने आपको उनका भाव, उनके डायरी के कुछ शब्द आपको, वाक्य आपको सुनाए बरतवाल जी के। वेद कहता है कि अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीवित। वो न कभी मरता है और न कभी वो जीर्ण होता है।
वही जो है वो हमारे चंद्र कुमार बरतवाल जी लिखते हैं, मैं मर जाऊंगा मेरे जीवन का आनंद नहीं, मैं मर जाऊंगा मेरे जीवन का आनंद नहीं, झर जाएंगे पत्र कुसुम तरु पर मधु प्राण बसंत नहीं। देखिए ये उनके भाव थे। और मतलब एक एक ऐसा लगता है कि उन्होंने वेद पढ़ा था, उपनिषद पढ़ा था, उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़े थे, उन्होंने रामायण गीता महाभारत सब कुछ पढ़े थे। क्योंकि वो जब उनकी कविताएं आगे बढ़ती हैं तो उसमें एक शिक्षाएं ऐसी शिक्षाएं हैं। देखिए, सुख बनकर आते हैं सदा सुकृत ही अपने, देखिए सुकृत यानी पुण्य, सुख बनकर आते हैं सदा सुकृत ही अपने, दुख बनकर पीड़ित करते दुष्कृत अपने, दुष्कृत मानी पाप। देखिए मतलब क्या शब्दावली है और क्या भाव है। ऐसा लगता है कि कोई विद्वान, कोई ऋषि वो किसी गुफा में तपस्या करने के बाद उसके मुंह से ये शब्द निकले, ये वाक्य निकले, ये पंक्तियां निकले। आगे जो वो कहते हैं कि मेरी नदी स्वयं अपने पथ को खोजेगी, अपने पथ को खोजेगी। जी मेरी नदी स्वयं अपने पथ को खोजेगी, वह सूखे पथ को भी फूलों से भर देगी, फूलों से भर देगी, फूलों से भर देगी। देखिए ना क्या मतलब, आप ये देखिए कि कोई भी विराट ज्योति, वो विराट हृदय, पयस्विनी, गीत माधवी, नंदिनी जी उनकी जो रचनाएं कंकड़ पत्थर प्रणयिनी, नाट्य नंदिनी, रागिनी, नाट्य नंदिनी, जी मतलब मेघ नंदिनी, मेघ नंदिनी गजब। मतलब ऐसा है कि पढ़ करके शरीर जो है रोमांचित होता है। और हम सबका सामूहिक प्रयास, अभी चारू जी ने मठवाल जी की बहुत अच्छी रचना, उनके अनुवाद जो है वो अनुदित रचना सुनाई, बहुत हृदय, बहुत द्रवित, बहुत गदगद हुआ। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इन सबका, हम गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, अब दिल्ली में एकेडमी बन गई, आप सब लोगों के प्रयास से चारू जी बैठे हैं, आप सबके प्रयास से हम उस हेमंत कवि की रचनाओं का इन भाषाओं में अनुवाद करें। और देखिए क्षेत्र की बात नहीं है यहाँ। हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनको जो क्या कहते हैं, वो जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला है बांग्ला भाषा के लिए, नोबेल पुरस्कार बांग्ला भाषा के लिए बना है। किसी भी भाषा में, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, किसी भी भाव से और किसी भी विषय को लिख करके कभी अंतर्राष्ट्रीय बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बन सकता है। तो ये हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि उस अमर कवि की जो अमर रचनाएं हैं उनको हम अन्य अपने क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से भी, हिंदी में तो है ही है, और जो हमारे मंच है उन मंचों के माध्यम से हम आगे लाएं। और इसी तरह के प्रयास जब हमारे होंगे तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक साहित्यिक संगोष्ठी का ये जो प्रयास है, हमारे जो अमर जो हेमंत कवि हैं उसके प्रति हमारी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनकी रचनाओं को आगे लाएं और उस पे और अच्छी समालोचनाएं और अच्छे संगोष्ठियां और प्रकाशन ये सब आगे आए। तो मैं बहुत आभारी हूँ श्री डॉक्टर पृथ्वी सिंह केदारखंडी जी कि आपने एक संयोग आयोजन यहाँ किया, बहुत अच्छा हम सबको दिया। चारू जी, असवाल जी, बीना बेंजवाल जी, रावत जी और भी तमाम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दूर दूर से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल को अवसर में बदलने का जो एक प्रयास है, ये आप कर रहे हैं, हम अवसर में बदल रहे हैं उसको, और ये बदल रहे हैं। आपका ये बहुत अच्छा प्रयास आपने किया है, मैं आभारी हूँ आप सबका। मुझे आपने ये मौका दिया और मुझे सुना, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य यहाँ पर रखा। चंद्र कुमार बरतवाल जी का जो कृतित्व है, जिससे बहुत सारे लोग अभी अनभिज्ञ हैं, उनके जो इस कृतित्व से चंद्र कुमार बरतवाल जी को अभी जानते नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए
मैं मानता हूं कि जैसे बीना जी ने भी कहा है कि वो तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, वहां पर उनका सिलेबस में उनकी कविताएं हैं वहां पर गढ़वाल विश्वविद्यालय में संभवतः। और आपने शंभू प्रसाद बहुगुणा जी की बात की, तो वो के उनके जो अभिन्न मित्र थे और उन्हीं की बदौलत जो है उनका साहित्य जो है आज हमारे सामने हमें पढ़ने को मिलता है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने उनके रचनाओं को वहां के पाठ्यक्रम में, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। तो इसके लिए मैं आज इस अवसर पर, और हर अवसर पर हम शंभू प्रसाद बहुगुणा जी को याद करते हैं। बुद्धि वल्लभ सप्लार श्रीकंठ जी हैं, या ये उमा शंकर सतीश हैं, ये जो उनके अभिन्न मित्रों में से सारे लोग थे। और इन्हीं लोगों ने उनको आगे बढ़ाने का जो बहुत ही श्रेष्ठ काम किया, उनको प्रतिष्ठा प्रदान किया है समाज में और पूरे साहित्य जगत में। तो मैं उन सभी लोगों का, और उसके बाद भी जैसे डॉक्टर असवाल जी हैं, या शेखर पाठक हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग, डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी हैं, हमारे चारू तिवारी जी उन पर एक पुस्तक लिखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने शोध करने, काफी मेरे ख्याल 10-12 लोग जो है अभी चंद्र कुमार बरतवाल जी पे शोध कर रहे हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, मैं चाहता हूं कि जो हमारे नए रचनाकार हैं, डॉक्टर जीतराम भट्ट जी, आपकी बात को मैं उन तक पहुंचाने का ये प्रयास करूं, अपने संदेश को, कि हम सब लोग मिलकर के, जो मैंने छोटा सा, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा सा एक अदना सा व्यक्ति हूं, मैं बहुत मतलब साहित्यकार हूं ना, मैं कोई विद्वान हूं, लेकिन मेरे अंदर भी वो पीड़ा थी चंद्र कुमार बरतवाल जी को जब मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं 12वीं तक तो मैं उत्तराखंड में पढ़ा था, उसके बाद मैं दिल्ली में आया, तो मुझे तब तक भी उनके बारे में पता नहीं था। लेकिन जब दिल्ली में कुछ विद्वानों के संपर्क में मैं आया, तो मैंने देखा कि यहाँ पर चंद्र कुमार बरतवाल जी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, दसमाना जी, जो राजेंद्र दसमाना जी हैं, आप डॉक्टर असवाल जी, उनके साथ बहुत उनके जो चित्र प्रदर्शनी जो चंद्र कुमार बरतवाल जी की लगाई है, और पवलिया तक का सारी यात्राओं में वो सम्मिलित रहते थे। तो इन सब लोगों से मैं जब देखा, इनके कार्य को देखा, तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा हुई, और शायद कहीं से प्रेरणा मिली होगी कि चंद्र कुमार बरतवाल जी को एक मतलब एक जो यथेष्ट स्थान उनको मिलना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, तो आज वो फलीभूत हो रहा है। मैं उस अपने प्रयास में सार्थक अपने आप को देख पा रहा हूँ, जब आप जैसे विद्वान लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, और इस बीच बहुत सारे श्रोता दर्शक हमारे बीच जुड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर राजेश्वर उनियाल जी मुंबई से जुड़े हैं, और बहुत सारे लोग, उनका सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस एक छोटी बातें जो आप और विचार अपने इसमें रखेंगे, तो और इसके साथ ही ये जो अध्यक्षता स्थानांतरित करता हूं मैं डॉक्टर असवाल जी के, कि वो अब आगे के इस कार्य, दूसरा जो पक्ष है इसका, ये जो दौर है, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर हरेंद्र सिंह असवाल करेंगे। तो अब मैं बीना बेंजवाल जी को पुनः आमंत्रित करता हूं, वो अपनी बात को रखेंगे। जैसे कि आपने चंद्र कुमार बरतवाल जी के बारे में ये बहुत सारी बातें आपने बताई, और कुछ बातें जो है कि वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, ये तो इस वजह से आप शायद बता नहीं पाई हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। और जैसे कि चंद्र कुमार बरतवाल जी को आपने, सब लोगों ने कहा कि प्रकृति पर वो कालिदास के बाद लिखने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, और वो उत्तराखंड का कालिदास या हिंदी का कालिदास भी उनको कहा जाता है, और मृत्यु पर वो सबसे अधिक लिखने वाले कवि हैं। तो उन्हीं की इन पंक्तियों के साथ इस बात को भी आप थोड़ा सा अपने चर्चा में रखेंगे कि मरण कितनी दूर है रे, मरण कितनी दूर, उड़ रहा प्रतिपल हवा में विकल प्राण कपूर। जी ठीक है, आप रखें जी। तो जी हाँ, चंद्र कुमार बरतवाल जी ने जैसे निराला की मृत्यु पर भी कविताएं लिखी है, जैसे कि अभी आपने कविता का जिक्र किया, मृत्यु पर भी कविताएं सबसे ज्यादा लिखा है उन्होंने, जीवन और आवाजाही करती हैं। और एक जगह तो वो लिखते हैं, और क्या है, एक बहुत बड़ा समुद्र है और जिंदगी उस समुद्र में तैरती हुई एक नाव है। तो ये भी चंद्र कुमार बरतवाल की कविताओं का एक पक्ष है, उसमें बहुत पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आया इस संदर्भ में मैं बी मोहन नेगी करना चाहूंगी, जिन्होंने चंद्र कुमार बरतवाल जी पर, और वो जब हम लोग गोपेश्वर में हमने कार्यक्रम आयोजित किया था, तब भी वहां पर उनके पोस्टरों की प्रदर्शनी लगी थी। विगत वर्ष जो अगस्त्य मुनि में कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें भी उनकी कविता पोस्टरों की प्रदर्शनी लगी थी।
तो बहुत बड़ा योगदान है बी मोहन नेगी जी का भी, को अपनी श्रद्धांजलि थी। और इस संदर्भ में चंद्र कुंवर बरतवाल जी की कविताओं का, उनके कविता पोस्टरों का उल्लेख करते हुए मुझे दो पंक्तियां बहुत प्रभावित करती है चंद्र कुंवर बरतवाल जी की, कि जिन पर मेघों के नैन गिरे वो सब के सब। बहुत सुंदर। तो ये है कि जिन पर, जैसे अभी होता था, और उनका जो फलक है वो स्थान पढ़कर बहुत आगे गया है, प्रकृति को समाहित किया है, सामाजिक को उन्होंने अपनी कविताओं में समाहित किया है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जो उसके ऊपर तो लिखा उन्होंने यात्रा वर्णन भी लिखा है, अभी बात हो रही थी आलोचना पुस्तकें लिखी है, एकांकी कहानी उपन्यास लिखे हैं, भी किया है। एक बार एक कार्यक्रम में अगस्त्य मुनि, वो पन्ने उनके हस्तलिखित मेरे आंखों के सामने वो दृष्टिगत हुए थे, उनके पारिवारिक किसी व्यक्ति के पास थे। तो डायरी लिखने का मतलब, कहने का मतलब कवि के लेखक के रूप में भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। और आपको मैं धन्यवाद बहुत, क्योंकि मैं विगत वर्षों के कार्यक्रमों में भी मैं सहभागिता करती रही हूँ, और आपने बहुत सुंदर ये आयोजन, इस पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई आपने, क्योंकि चंद्र कुंवर बरतवाल पर अभी तक लगभग 8-9 के लगभग समालोचनात्मक पुस्तकें आ चुकी हैं, और लगभग इतनी ही उनके जो संग्रह है वो प्रकाशित है, और अभी भी काम हो रहा है, शोध कार्य हो रहा है। और रतवाल जी तो इस विषय में बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। तो कहने का आशय है कि जब शुरू से पढ़ना शुरू किया चंद्र कुंवर बरतवाल जी को, एक जिज्ञासा मन में पैदा हुई कि कव्वालिया को देखा तो वास्तव में वो धरती जो दो बसी हुई है वो कविता की प्रेरणा की है। उन्होंने वो वहाँ एकाकी रह रहे थे, उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित किया, तक वो मंदाकिनी की लहरों के विषय में कह पाए, स्थानीय प्रकृति के विषय में कह पाए। एक विराट व्यक्तित्व है चंद्र कुंवर बरतवाल का। भले ही 28 वर्ष 24 दिन की जिंदगी उन्होंने जी, लेकिन कविताओं के माध्यम से, लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक बहुत बड़ा अवदान को देकर गए हैं। और आज के दिन में काम करती हूँ, और आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत बड़ा आयोजन किया। मतलब ये कोरोना काल में इस तरह का ये आयोजन करना, धन्यवाद। जी ठीक है, धन्यवाद आपका। और जी आपकी श्रद्धा चंद्र कुंवर जी के प्रति, चंद्र कुंवर बरतवाल के प्रति आपकी श्रद्धा और जिज्ञासा को मैं प्रणाम करता हूँ। और आपने जिस तरह से सारे आयोजनों में, क्योंकि वो उनका एक आकर्षण ही ऐसा था कि जितने भी बड़े साहित्यकार और बुद्धिजीवी हैं उनको सबको खींचा है चंद्र कुंवर बरतवाल जी ने, उनमें से आप भी हैं। और आपकी जिज्ञासा और श्रद्धा के साथ साथ जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में, उन सबकी श्रद्धा और जिज्ञासा को मैं प्रणाम करता हूँ। सबका नाम लेना संभव नहीं है, समय थोड़ा सा कम है। और मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जो एक पत्रकारिता के रूप में उनकी पहचान है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। हाँ जी। जैसा मैंने बहुत शुरुआत में ही आपसे कहा था कि मैं साहित्य का आदमी नहीं हूँ, एक सामान्य मैं पाठक हूँ और चीजों को अपने ढंग से देखता हूँ। एक पत्रकार होने के नाते कभी कभी उन चीजों को लिखने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो हरेंद्र अश्वाल जी जो हैं वो बहुत ही गहरे तक साहित्य को समझते हैं, जानते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे साहित्य पर उनकी चर्चा की। और बीना बेंजवाल जी तो लगातार साहित्य और भाषा पर काम ही करती हैं, तो उनका भी अपने ढंग से कविताओं को देखने की दृष्टि है। मेरी वो दृष्टि तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी साहित्य, संगीत, कला, पत्रकारिता, रंगमंच और हमारे सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने वाली जितनी भी विभूतियां हैं, वो विभिन्न मंचों में आके नई पीढ़ियों तक उनका हस्तांतरण हो, ये हम सब लोगों की कोशिश होती है। तो यही से मेरा बहुत ज्यादा लगाव बरतवाल जी के साथ है। और मैं जब बहुत पीछे से जरा सोचने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि जैसे हमारे एक मित्र हैं, आप सब लोग जानते हैं, महेश दर्पण जी बहुत बड़े कहानीकार हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पुष्किन के देश में। मैं बीना जी की बात और हरेंद्र जी की बात को समायोजित करते हुए इस बात को कह रहा हूँ कि उन्होंने लिखा पुष्किन के देश में। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इस किताब का नाम पुष्किन के देश में क्यों रखा, पुष्किन के देश कहने से क्या ये पता लग जाता है कि ये पुष्किन रूस का रहने वाला है? तो तब
उन्होंने मुझे बताया कि जब वो 6 महीने रूस में रहे तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि कोई कवि और कोई रचनाकार कैसे देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है और रूस से सीखना चाहिए, क्योंकि रूस के प्रत्येक छोटी छोटी जगहों में पुष्किन के संग्रहालय बने हैं और उनके नाम के पुस्तकालय बने हैं, ताकि वहाँ की नई तमाम और पुष्किन के नाम से भारत में पुष्किन के देश के नाम से अगर कोई किताब आती है तो हम जैसे लोग भी जान जाते हैं कि पुष्किन जो है रूस का रहने वाला है। तो इससे यह साबित होता है कि जो भी समाज, जो भी व्यवस्थाएं, जो भी लोग अपने साहित्य, संगीत, कला को उचित मंच देते हैं तो वह पुष्किन जैसे देश को बनाते हैं, वह पुष्किन जैसे कवि को बनाते हैं और पुष्किन जो है देश को भी बनाता है। और मेरा भी ये मानना है कि मेरा मानना यह है कि चंद्र कुंवर बड़थवाल जिस ढंग से हिमालय को बनाते हैं उसी प्रकार चंद्र कुंवर बड़थवाल को हिमालय भी बनाया जाना चाहिए और उनको व्यापक रूप से आगे बढ़ाया। जैसे मैं बहुत इत्तेफाक इस बात से अश्वाल जी की बात से करता हूं कि अश्वाल जी ने एक बात को कहा कि हिमालय का होना बहुत बात नहीं है। मैं भी इस बात को बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि हम जो रचना करते हैं अपने इर्द गिर्द अपने परिवेश को लेके करते हैं, लेकिन उसकी व्यापकता क्या है, उसका सरोकार क्या है, वो बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए बड़थवाल जी के जो सरोकार है वो हमारी पहाड़ की सीमाओं को लाद के दुनिया के मानवीय संवेदनाओं के साथ जुड़ती हैं, जो एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता तय करती हैं। तो इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में 2 कविताएं उनकी बहुत अच्छी लगती हैं। किताब में इसी महीने में जो मैं कह रहा था कि हम पहाड़ को कैसे देखते हैं, जैसे अश्वाल जी ने भी कहा और मैं तो बार बार कहता हूँ कि हिमालय जितना ऊंचा होता है उतना ही गहरा होता है, से हिमालय को करने की कोशिश करता हूँ। तो एक कविता जीवन मूल्य देकर हिमालय को संबोधित करते हुए और जो हमारे अस्तित्व को भी बताता है, और वो अस्तित्व क्या है कि मेरे पास आज इतना धन है देने को, मेरे पास आज इतना धन है देने को, नए फूल हैं पाँव के नीचे बिछने को, नए मेघ हैं नई चांदनी है नव यौवन, निर्मल मन है और स्नेह से छल छल लोचन। क्या मतलब एक मेरे पास कितनी बड़ी निधि है हिमालय के रूप में, जो पूरे दुनिया को और पूरे एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए महत्वपूर्ण है और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। मैं उस अस्तित्व का एक प्रतीक हूँ, उसको उन्होंने प्रतिबिंबित किया है और उसमें मैं भी आता हूँ। अभी आता मैं आखिरी कविता के रूप में, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपसे कहा था कि चंद्र कुंवर बड़थवाल को हम बहुत पहले से समझ रहे हैं तमाम लोग, और उनकी कविताओं के साथ ही हम सब लोग चल रहे हैं। अल्मोड़ा के जो देवकीनंदन पांडे जी हैं, उन्होंने 1950 से पूर्व ही हेमंत काव्य का पूरा अध्ययन कर लिया था और उनकी जो पहली कृति नंदिनी थी उसका भी उन्होंने गहन समीक्षा लिखी थी। और उसके बाद चंद्र कुंवर बड़थवाल पर पीसी जोशी जी ने उनको वर्षा का कवि कहा और उसके बाद उनकी कविताओं का उन्होंने अंग्रेजी में भी अनुवाद करने का काम किया। और अभी पहाड़ संस्था के शेखर पाठक कितने लेकर उनका एक काव्य संग्रह निकाला था। तो अभी जो मथुरादास मटवाल जी का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो इसलिए बार बार मैं मथुरादास मटवाल जी का जिक्र कर रहा हूँ, वो व्यक्ति है जैसे हम जिक्र कर रहे हैं शंभू प्रसाद बहुगुणिका, जिन्होंने की उनकी तमाम रचनाओं का, चाहे नंदिनी हो, चाहे वो उनके कंकड़ हो, जीत पूरी जो उनका रचना संसार है उसको लाने की उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किया। मथुरादास मटवाल जी ने उन गीतों का कुमाऊनी में उनकी कविताओं का जिस समय ये ढंग से जिसे अनुवाद किया है और बहुत बेहतरीन अनुवाद किया है। मैं ये चाहता हूं कि उत्तराखंड या विशेषकर कुमाऊं के उन क्षेत्रों में जहां कुमाऊनी बोली जाती है, इन कविताओं का गीतों के रूप में वहां पर हम उसको ले प्रचारित, क्योंकि ई ढंग की कविताओं का अनुवाद है और बहुत अच्छा अनुवाद हुआ है। तो मैं कविता का जिक्र आपसे कर रहा हूँ, उस कविता का अनुवाद आपको बताता हूँ, क्योंकि उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। अब छाया में गुंजन होगा, वन में फूल खिलेंगे, दिशा दिशा से सौरभ के धूप मेघ उठेंगे, अब रसाल की मंजरियों पर के गीत झरेंगे, इसलिए मरमर मधुर करेंगे। और ये बहुत सुंदर कविता है जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अनुवाद हुआ है सुनिएगा कितना सुंदर अनुवाद किया है मथुरालाल जी ने। डोल में गुनगुन होली बन फूल अब मधुला। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सुंदर और इनका सुंदर अनुवाद बड़थवाल हो रहा है। मुझे लगता है कि छाया में गुंजन तो हो ही और वन में फूल खिलेंगे भी,
और मैं तो समझता हूँ कि जो नकिस्ले जो मारूफ है उसके जो मर्म मधुर है वो भी, और मुझे लगता है कि हम इस पूरी परंपरा को और विशेषकर जो हमारी संवेदनाओं के कवि हैं, और हिमालय ही नहीं बल्कि पूरे, मैं तो कह रहा हूँ के का जितना भी पहाड़ है और विश्व के जितनी है और विश्व के जितना भी हमारे तमाम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे भी, और आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। आपके प्रयास की मैं हमेशा प्रशंसा करता रहा हूं, और आपने केदारखंडी जी लगातार चंद्र कुंवर बड़थवाल जी को समझने का हमको मौका दिया, उनको बार बार उनको जानने का मौका दिया और उनको नमन करने का मौका दिया। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और बहुत अच्छा लगा कि आज बीना जी इस वार्ता में रही, तो मैं उनका वैसे भी काफी सम्मान करता हूं, क्योंकि आपने बहुत शिद्दत के साथ बहुत सारा पहाड़ की भाषाओं के लिए और विशेषकर गढ़वाली भाषा के लिए बहुत काम किया है। अश्वाल जी तो हमारे बहुत ही निकट और लगातार जो सरोकारों के लिए हम काम करते हैं, हमेशा हम साथ रहते हैं और उनको कई नजदीक से जानने का मौका भी है, और उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से गुमानी से लेके आज तक की जो पूरी हमारे उत्तराखंड की विशेषकर साहित्य और रचना की यात्रा है उसको जितने बेहतरीन ढंग से बताया, वह निश्चित रूप से नए लोगों के लिए भी अच्छा होगा, और हम सब लोगों को भी चंद्र कुंवर बड़थवाल को नई सिरे समझने में मदद मिलेगी। मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक साहित्यिक व्यक्ति न होने के बाद भी, और मेरा कोई विशेष दखल न होने के बाद भी, और मेरा कोई आधिकारिक ऐसा चंद्र कुंवर बड़थवाल पर बोलने का अधिकार न होने के बाद भी आपने मुझे बुलाया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और चंद्र कुंवर बड़थवाल को और पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और एक बड़ा हम और रचना का आकाश खोलेंगे, और नई पीढ़ी में भी हस्तांतरित हो तो ये बहुत अच्छा होगा। और मैं रावत का हमारे जो साथी हैं ये बहुत ही नए पीढ़ी में जी ढंग से रावत आजकल पब्लिकेशन से काम कर रहे हैं, या कई जगह कवि सम्मेलनों में खुद भी लिखते हैं, और ऐसे नए युवाओं का आना भी हम सब लोगों के लिए बहुत सुखद है कि ऐसे युवा जब साहित्यिक जैसी कृतियों चीजों पर जब काम करते हैं तो हमको एक नई ऊर्जा मिलती है। हमको लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे साहित्य का, हमारे संगीत का, हमारे कला का और हमारे तमाम सरोकारों का भला होने वाला है जब हमारे रावत डिजिटल जैसे लोग इस बात को आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार आप सभी लोगों का पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और अपनी एक बार पुनः श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ चंद्र कुंवर बड़थवाल जी को। डॉक्टर अश्वाल जी, आप अपना एक वक्तव्य रख दीजिए। अच्छा। केदारखंडी जी का जो है हमसे कनेक्शन टूट गया है, तो आप फिर इस चर्चा अश्वाल जी बात शुरू कीजिए, क्योंकि लगता है केदारखंडी जी का तकनीकी प्रॉब्लम। बीना वेंजवाल जी, और आप तो बहुत बार मुझे मिली हैं, बहुत सम्मेलनों में आपसे चर्चा हुई है। असल में जैसे चारू जी ने कहा कि कोई कवि किसी एक व्यक्ति विशेष का, क्षेत्र विशेष का नहीं होता। कवि जो है, अगर वो लोक का कवि है तो कोई उसे भूलता नहीं है। मैंने तो ये बात अभी पिछले साल जब मालकोटी गांव में गया तो गांव की महिलाओं ने उनके जितने गीत गाए, कुछ गढ़वाली में थे, कुछ बाकी गीत जो उनके हैं ही, तो मुझे लगा कि उस कवि को कोई भुला नहीं सकता, उस कवि को कोई ये भुला बिसरा नहीं हो सकता, जिसको सामान्य जनता जिसको याद करे। मेरा संबंध असल में चंद्र कुंवर बड़थवाल जी से ये रहा कि जब उत्तराखंड आंदोलन में हम लोग थे तो तब मुझे लगता था कि कोई इस आंदोलन का हमारा सांस्कृतिक प्रतिबिंब भी होना चाहिए, कोई सांस्कृतिक बिंब भी होना चाहिए। कोई आंदोलन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसका कोई सांस्कृतिक कवि या ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति न हो। तो मुझे लगा कि उत्तराखंड आंदोलन में कौन हमारे सबसे नजदीक है, और उसी दौरान मुझे चंद्र कुंवर बड़थवाल पढ़ने को मिले। हम देहरादून में समते सिंह बेस्ट, सीसी तिवारी अल्मोड़ा से, शेखर पाठक जी, ये सब कई लोग होते थे जो जाते थे। प्रदीप टमटा, इन आंदोलनों से जुड़े, हम भी जुड़े, जेएनयू से छात्र संघ के नाते हम उनसे जुड़ते रहे, और वहां से फिर मुझे चंद्र कुंवर बड़थवाल के बारे में जानने की इच्छा हुई। फिर मुझे लगा कि ये कवि तो हमारे आंदोलन का सबसे नजदीक का कवि है। उत्तराखंड का अगर कोई कवि हो सकता है तो वो चंद्र कुंवर बड़थवाल हो सकता है। तब हमने उसको कहा कि ये हमारा उत्तराखंड आंदोलन का कवि है, और इस बात को लेकर के हम जगह जगह जब जाते थे तो आंदोलन में कुछ कविताएं उनकी गाते थे, कुछ उनके बारे में बताते थे। इसी दौरान जब 1989 में
अगस्त मुनि में पुष्कर सिंह कंडारी जी ने जो एक चंद्रकुमार बरतवाल पर आयोजन किया, उस आयोजन में मैं पहली बार वहां अगस्त मुनि गया, जिसमें राजेंद्र धस्माना जी और अबोध बंधु बहुगुणा जी, हम लोग वहां गए और फिर हम पमालिया भी गए। और उसके बाद कई सम्मेलनों में हम जाते रहे। दिल्ली में एक बार हमने हिमाचल भवन में गंगा प्रसाद बिमल, डॉक्टर नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, पीसी जोशी, उनका नाम अभी चारू जी ने लिया, उन्होंने एक किताब लिखी परिवर्तन और विकास के सांस्कृतिक आयाम, और उसमें उन्होंने माधुरी मेरे हिमगिरी की कविता का एक चैप्टर दिया है और उसमें याद किया है चंद्रकुमार बरतवाल को। और उन्होंने बताया मुझे कि चंद्रकुमार बरतवाल और मैं लखनऊ में एक ही कमरे में रहते थे जब वो एमए कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास पर। तो पीसी जोशी जैसे लोग उनको याद करते हैं कवि के रूप में। जब मैं अपना काम कर रहा था तो मुझे नागार्जुन मिले, नागार्जुन ने उनके बारे में बताया और कहा कि सोनेट उन्होंने लिखे हैं और तुम त्रिलोचन से बात करो। और त्रिलोचन शास्त्री से मैं उनको मैं जानता था, उन्होंने हमें पढ़ाया भी कुछ दिन, उसके बारे में मैंने लिखा है कहीं। तो त्रिलोचन शास्त्री से बात हुई और उन्होंने फिर उनके बारे में बताया कि अरे वो तो प्रकृति का बहुत अच्छा कवि था, सोनेट की शुरुआत हिंदी में उन्होंने की। अब बताइए, त्रिलोचन, केदार, नागार्जुन, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा जैसे लोग अगर किसी कवि को याद कर रहे हैं और सामान्य जन भी याद कर रहा है तो वो कोई छोटा कवि नहीं हो सकता। और उनकी जो कविताएं हैं, भले उनका जीवन छोटा है, कविताएं छोटी नहीं हैं, उसके लिए हमें किसी तरह के रियायत नहीं चाहिए कि चंद्रकुमार बरतवाल पर रियायत कीजिए कि छोटी उम्र में मर गया। नहीं, वो छोटी उम्र में छोटी हो, लेकिन कविताओं की बड़ी लंबी उम्र है, हिमालय जैसी उम्र है उन कविताओं की। इसलिए मैं उनको हिंदी का एक ऐसा कवि जिसने हिमालय को, कालिदास के बाद हिमालय को फिर से जीवंत किया, और चंद्रकुमार बरतवाल को हमें इसी रूप में याद भी करना चाहिए कि जब कालिदास ने ये कहा था कि अस्तुत्रश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परमो यदि विगाय पर पृथिव्या एवं मानदंड, पृथ्वी का मानदंड जिसको उन्होंने कहा, उस हिमालय के बारे में फिर चंद्रकुमार बरतवाल ने कविताएं लिखी और उसको हे श्वेत पिता परमेश्वर उसको कहा, वो कविता है उनकी हिमालय पर। तो ये तमाम तरह की चीजें उनकी कविताओं में जो आती हैं। और उसके बाद जो मंदाकिनी है, पमालिया है, नागनाथ पोखरी उनकी पहली कविता है। नागनाथ पोखरी में मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, मैं 1 साल वहां 11वीं का स्टूडेंट रहा। और उडामांडा वहां से जो उनका प्राइमरी स्कूल था, जहां भोपाल सिंह जी टीचर थे प्राइमरी स्कूल में, उडामांडा वहां से 1 किलोमीटर पे है। उडामांडा में उनके पिताजी टीचर थे और वो नागनाथ पोखरी उसमें मिडिल स्कूल होता था। और गढ़वाल में 3 मिडिल स्कूल होते थे, कांसखेत, पिस्सू और नागनाथ पोखरी। इनके खुलने में 8-8 साल का फर्क है करीब। 69 में कांसखेत खुला, 78 में खिरसू खुला और 89 में नागनाथ पोखरी मिडिल स्कूल खुला। वो 7वीं तक के स्कूल होते थे। ये गढ़वाल के 2-3 पुराने स्कूल हैं जहां ये लोग पढ़े। उसके बाद खिरसू से पढ़ने के बाद वो पौड़ी में आए, पौड़ी में पढ़े। और पौड़ी तब हमारा गृह जनपद होता था, अब तो रुद्रप्रयाग हो गया, पहले पौड़ी गढ़वाल था। तो पौड़ी में मैं रहा कुछ दिन, वहां देखा। उसके बाद वो देहरादून आते हैं, देहरादून के बाद लखनऊ जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं। इलाहाबाद में एक आश्चर्य मुझे हुआ कि जब रिसर्च के दौरान कि मुझे कहीं ये नहीं मिला कि चंद्रकुमार बरतवाल और पंत जी आमने सामने कहीं हो, ना उनके बारे में कोई सूचना मिली। जबकि निराला जी के संपर्क में है। निराला जी को पहली बार मृत्युंजय कहने वाले चंद्रकुमार बरतवाल हैं। उन्होंने उन पर कविता लिखी मृत्युंजय। उसके बाद लोगों ने कविता लिखी उन्होंने। ये पहली कविता है जो निराला को मृत्युंजय कहता है, पहला व्यक्ति जो उनको इस नाम से संबोधित करता है। यशपाल जी को उन्होंने पत्र लिखा कि मेरे पास इतना इतना पड़ा, मैं आपको भेज रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उनको बचाए रखा। उनकी रचनाओं को अभी ठीक कह रहे थे कि शंभू प्रसाद जी जो हैं, शंभू प्रसाद गौड़ा जी ने उनको बचाए रखा, उन कविताओं को, उनको प्रकाशित करने का काम किया। ये अलग बात है कि वो जो आलोचनाएं हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं कि वो किस कोटि की हैं। एकदम से किसी कवि को हम बहुत बड़े कवियों से और जिनको कोई जानता ना तुलना करने लग जाए तो लोग चिढ़ते भी हैं फिर, और वो ऐसा जवाब भी नहीं हुआ है। तो इसलिए
चंद्र कुमार बरतवाल हिंदी का एक ऐसा अमर कवि है। मैं कहता हूं कि जब तक हिमालय रहेगा, हेमवंत रहेगा, चंद्र कुमार बरतवाल रहेगा, उसको कोई भुला नहीं सकता, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। और तमाम हिंदी के बड़े कवि, उन्होंने यम यमी संवाद कविता लिखी, इसका अभिनय भी किया गया। यम यमी संवाद ऋग्वेद की ही पहली वो है, संवाद शैली है, जहाँ से नाट्यवेद की शुरुआत होती है। और उन्होंने नाट्यशास्त्र की जब चर्चा की तो उसमें कहा कि वो यम यमी संवाद और उर्वशी पुरुरवा जो संवाद है, उसको नाट्यशास्त्र में पहले संवाद के रूप में माना जाता है। और नाट्यवेद में भरत ने लिखा कि संवाद हमने ऋग्वेद से लिया, गान जो है सामवेद से लिया, रस फलाने से लिया, यजुर्वेद से लिया, आयुर्वेद से लिया, और इस तरह से नाट्यवेद से अपने गहरा लगाव था। इसीलिए उन्होंने अपना विषय भी एमए के लिए चुना था, प्राचीन भारत का इतिहास। और इसलिए मुझे बार बार लगता है कि ऐसा कवि तो अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने क्षेत्र, अपने हेमवंत के प्रति इतना जागरूक है। हाँ, ये अलग बात है वो उनके सपने अधूरे रह गए बीच में। बीमारी उनको ऐसी लगी जिसका कोई इलाज उस समय नहीं था। ट्यूबरकुलोसिस से उन्होंने लिखा कि खड़ी हो गई हड्डियां, सूख गई है खाल, टीबी से हैं मर रहे कवि चंद्र कुमार बरतवाल। ये उनके दोहे हैं जो उन्होंने लिखा उसके बारे में। और उसकी पीड़ा, कई बार वो जो पीड़ा है, उनकी जो दुख है, वो बहुत दूर तक चलता है। और तब कई बार ऐसा लगता है कि इतना वैयक्तिक होना कविता में वो कई बार खलता भी है। लेकिन जिस तरह की कविताएं उनकी हैं, जैसे उन्हें मृत्यु पर, अब मृत्यु पर लिखने वाले दो ही कवि हैं हिंदी में, एक है कबीर और दूसरे हैं चंद्र कुमार बरतवाल। कबीर ने कहा था कि जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। और चंद्र कुमार बरतवाल लिख रहे हैं अपने उद्गम को लौट रही जीवन की सरिता मेरी। देखो, अपने उद्गम को लौट रही, अपने उद्गम को लौट रही है। तो लगता है हो गया है। केदार खंडी जी और चारू जी और भट्ट जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस चर्चा को, इस कवि को आगे बढ़ाया, जनता तक ले जाने का काम आप और इसको आगे बढ़ाएंगे, नई पीढ़ी इसको समझे जाने। यही हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं कि वो नई पीढ़ी उसको समझे। अगर वो समझेगी तो वो हिमालय को भी समझेगी, अपने पर्यावरण को भी समझेगी, वो अपनी जो समस्याएं हैं पलायन की उनको भी समझेगी। अगर हम अपने पहाड़ को समझेंगे तो हम अपने पलायन की भी चिंता से एक तरह से रूबरू होंगे और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और केदार खंडी जी को आगे। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से बहुत सारे अनछुए पहलुओं को भी यहाँ पर रखा। कई चीजें आपने, बहुत नई चीजें यहाँ पर बताई और हम सब लोगों को अवगत कराया। आपने बहुत गहन अध्ययन उनके ऊपर किया हुआ है और बहुत बड़ा संदेश भी आपने अपने इस वक्तव्य के माध्यम से हम सबको दिया है। और मृत्यु पर जैसे आपने कहा है, कबीर का संदर्भ देकर के आपने उनको कद को और बढ़ा दिया है, चंद्र कुमार बरतवाल जी को। और मैं जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नया साहित्य जगत के जो जितने भी जो सृजन जो कर रहे हैं साहित्य में क्षेत्र में, तो वो लोग भी इस बात को समझें। और विशेषकर मैं उत्तराखंड के जो लोगों से, उत्तराखंड की जो सरकार है, हमारे भारत सरकार है, साहित्य से जुड़े हुए जितने भी जो भी हमारा जो तंत्र है, वो और चंद्र कुमार बरतवाल जी को समझने की कोशिश करें। उनके इस जो भी इन्होंने जो साहित्य के लिए जो उनका योगदान है, अवदान है, उसको स्थान, यथेष्ट स्थान दे करके उस कवि को, आपने तो जैसे कहा है कि जब तक हिमालय रहेगा तब तक चंद्र कुमार बरतवाल रहेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब तक वो रचनाएं तो उनकी रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को उनकी रचनाओं का संवाहक बनना पड़ेगा। वहां तक ले जाने के लिए कहीं ना कहीं एक वो सब रास्ते बन रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे जुड़ रहे हैं। आप जैसे लोग भी रहेंगे, इस तरह से
चंद्र कुमार बरतवाल जी के प्रति जो है आपका जो जिज्ञासा है, श्रद्धा है, समर्पण है, वो इन चीजों को आगे ले जाएगा। आपने बहुत अच्छा संदेश हम सबको दिया है और मैं समझता हूँ कि अब कार्यक्रम शायद अब समाप्त किया जाए। अगर इजाजत हो अनूप रावत जी, तो मैं एक कविता मैंने उनके लिए लिखी थी बहुत पहले, तो मैं अगर वो केवल 2-4 मिनट आप दे सकते हैं तो मैं ये पढ़ लूं चंद्र कुमार बरतवाल जी के लिए। अनूप रावत जी। जी 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 सर जी। चंद्र कुमार बरतवाल जी पे एक कविता है, मैं जल्दी से ये पढ़ लेता हूँ। उनको समर्पित थी, ये मेरी रचना मेरे वतन की चंदेरी माटी में प्रकाशित है। तो आज मैं इन शब्द पुष्पों के माध्यम से श्रद्धांजलि आप सबकी तरफ से देना चाहता हूँ। और इस बीच जो भी लोग जो दर्शक श्रोता हमसे जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ। उन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो हमें अहम योगदान अपना दिया है, मैं सभी लोगों का एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और चंद्र कुमार बरतवाल जी के प्रति लिखी हुई ये कविता कि सुमन तू झड़ गया लेकिन रह गया था खिलना बाकी, साहित्य के ओ राज दुलारे रह गया था खिलना लिखना बाकी, कि साहित्य के ओ राज दुलारे रह गया था लिखना बाकी। चंद्र तू ढल गया लेकिन कुंवर तू चल बसा, लेकिन कुंवर तू चल बसा, लेकिन दिशा दिशा तुम्हें ढूंढ रही आसमां से चांद निहारे, धरती ढूंढे सूरज ढूंढे ढूंढ रहे हैं तुमको तारे। हीर था वो यहाँ लेकिन, कि हीर था वो यहाँ लेकिन गुम गया वो कहाँ लेकिन। और दिल की बगिया के फूल तुम, कि दिल के बगिया के फूल तुम, सांसों में खुशबू बन महकना, सूर्य सा है तेज तुम्हारा आंखों में तारा बन चमकना। कभी है तुम वहां लेकिन, कभी है तुम वहां लेकिन, अपरिचित अभी जहां लेकिन, अपरिचित अभी जहां लेकिन। और समाज का था तू उधारक, समाज अगस्त मुनि विद्यालय बीना जी जानती हैं कि उन्हीं के पहल पर हुआ है। डॉक्टर असवाल जी अच्छी तरह जानते हैं कि आज वो सरकारी विद्यालय है, लेकिन उनके प्रयासों से ही वो बना था वो सब। समाज का था तू उधारक, नियति को क्यों यह न भाया, प्रकृति का था तू उपासक, काल ने क्यों कहर ढाया। छीन वो ले गया लेकिन, छीन वो ले गया लेकिन, अमर तू हो गया लेकिन, अमर तू हो गया लेकिन। उठ गया जो सिर से साया, कि उठ गया जो सिर से साया, ध्वस्त हुए अब सपने सारे, यादें ही अब शेष बची हैं बस से बाहर बात हमारे। तुम छोड़ चुके जहां लेकिन, तुम छोड़ चुके जहां लेकिन, हम भूले तुम्हें कहां लेकिन, हम भूले तुम्हें कहां लेकिन। और तुम्हारे पग चिन्हों पर सदा चंद्र कुंवर चलना चाहता हूँ, बस तुम्हारी तरह मैं दीप सा जलना चाहता हूँ। सभी साहित्यकारों के लिए समर्पित ये पंक्तियां कि तुम्हारे पग चिन्हों पर सदा चंद्र कुंवर चलना चाहता हूँ, बस तुम्हारी ही तरह दीप सा जलना चाहता हूँ। जाऊं मैं जहां जहां लेकिन, साथ रहना तुम वहां लेकिन, साथ रहना तुम वहां लेकिन। तो इन पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और मैं पुनः धन्यवाद करता हूं जो आज के जितने भी विद्वान, जो लब्ध प्रतिष्ठित ख्याति लब्ध जो विद्वान यहाँ पर आज आए हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी और आज इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान की है। मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी को जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। और अपने रावत डिजिटल जो अनूप रावत जी हैं, उनका मैं विशेष कर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि समय समय पर वो सभी साहित्यकारों को और बुद्धिजीवियों को इस तरह का मंच प्रदान कर रहे हैं। तो ये क्रम आगे भी बढ़ता रहे। चंद्र कुमार बरतवाल जी को हम एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जा सके, उनकी पहचान को हम जन जन तक पहुंचा सकें। मेरी इस मुहिम में आप सभी लोग मेरे सहभागी बने, आपका सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे, ऐसी कामना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आभार, धन्यवाद आप सभी का।